हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस चैप्टर का लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व कर लिया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर और उसका उदाहरण। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें उदाहरण हम देंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन, इस मिश्रण को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ये दोनों क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, H2 प्लस Cl2 यहाँ पे इधर प्रक्रिया हो रही है, मतलब कि जो क्रिया हुई है इन दोनों के बीच में, इधर आपकी नया पदार्थ जो है वो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड इधर साइड, तो यहाँ पे तीर का चिन्ह इस साइड है। ठीक है, तो H2 और Cl2 मिलकर के क्या बना है, 2HCl। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे है आप जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक एवं दाईं ओर प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के जो परमाणु की संख्या है वो समान होती है, तब वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। और जो अभी अभी पहले प्रश्न में जो हम लोगों ने उदाहरण लिया था उसी के थ्रू इस संतुलित समीकरण को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, परमाणु संख्या यहाँ पे इसकी है 2, और यहाँ पे क्लोरीन की भी 2 है, और यहाँ पे आपका 2HCl कर दिया, यानी कि जो हमारा अभिकारक है, ये जो पदार्थ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अभिकारक है हमारे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इन दोनों का मिश्रण जो है वो क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जितनी संख्या होगी परमाणुओं की, तो जो नया पदार्थ बना उसमें भी परमाणुओं की संख्या अगर सेम है तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, और ये संतुलित रासायनिक समीकरण है भी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 लग गया तो इनमें एक एक छिपा हुआ है ना, तो 2 एकम 2, यानी कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी जो है वो 2 है। ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया है ये प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। चाहे तो हम लोग बिना संतुलित के भी लिख सकते हैं, लेकिन संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर जो है वो हम देने से पहले आप लोगों को दिखा देते हैं। आपके बुक में एक चीज़ लिखा हुआ है कि रसायन शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना पदार्थों के द्रव्यमान का जो संरक्षण का नियम है उसका उल्लंघन करना है। ठीक है, पदार्थों के द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, तो इसलिए हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग नहीं करते। अब इसका उत्तर एक्चुअली आप कैसे लिखिएगा अपने लैंग्वेज में अच्छे से, तो वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। ठीक है, तो ये आपका सटीक उत्तर है जो कि आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ये रहा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं निम्नलिखित है। पहला जानकारी ये देता है कि अभिकारक और प्रतिफलों का संकेत हमें
देता है। यानी कि रासायनिक समीकरण से जो सूचना हमें प्राप्त होती है उसमें ये पहला क्या कह रहा है कि अभिकारक और प्रतिफलों का संकेत हमें मिलता है। इससे यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन-कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन-कौन से पदार्थों का निर्माण होता है। इसके बाद ऐसे आपसे इस प्रश्न में 3 पूछा है। यहाँ आपके बुक में बहुत सारे नियम जो है वो जो सूचनाएँ हैं वो दी गई हैं, आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते। तीसरा कह रहा है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। ठीक है। चौथा है यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। तो यहाँ कुल 7 दिया हुआ है, आप सातों में से कोई भी 3 जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रासायनिक समीकरण से क्या फायदे। यहाँ पे पूछा था संतुलित क्यों किया जाता है, इनसे सूचना पूछा। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, देखिए किस तरह से कितना सारा प्रश्न जो है वो आपके बुक में ही दिया है बना बना करके। अब ये सोच लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कैसे प्रश्न आते हैं वो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। बोर्ड एग्जाम के पहले हम आपको वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस बुक का सारा प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5 जो है उसका उत्तर यहाँ पे दे रहा है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो वही चीज़ है, आपसे यही पूछा है, बस थोड़ा सा वर्ड जो है वो चेंज कर दिया है। तो पहला है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक-ठीक की जा सकती है। और तीसरा कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है ना? तो जैसे अब हम लोग तो हिंदी बोलते हैं, तो अगर हम लोग कहीं और गए तो वहाँ पे हिंदी बोलने में सामने वाला समझेगा ही नहीं। वो जैसे कि यूएसए चल जाए, यूके चल जाए, मान लीजिए किसी भी देश में, तो वहाँ कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश है। आप इंग्लिश में हर तरह की बातें कर सकते हैं। इंग्लिश में जो भी बात है आप सामने वाले से कह सकते हैं, वो समझ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो कॉमन चीज़ है, ये हमारा जैसे कि यहाँ तीसरा नंबर में कहा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक संकेतों का उपयोग। तो वैज्ञानिकों को भी रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो सारे देशों में अच्छे से हमारा जो है बातचीत हम लोग कर पाएंगे किसी से। लेकिन अगर हम लोग अपने ही लैंग्वेज में बात करें तो शायद उसमें कठिनाई आए। ठीक है, तो वो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित जो गैस है और अवक्षेप बनने की जानकारी हमें किस प्रकार से दी जाती है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी हमें कैसे दी जाती है। तो अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह जो है वो तीर का चिन्ह ऊपर साइड जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे गैस जो है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकल रही है, तो यहाँ पे तीर का चिन्ह जो है वो दिया गया है। अवक्षेप बनने की जानकारी कैसे दी जाती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में अगर बन रहा है, अवक्षेप के रूप में पृथक होता है। ठीक है, अवक्षेप के रूप में कोई प्रतिफल जो है वो पृथक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उस प्रतिफल का संकेत या सूत्र के बाद हमें तीर का चिन्ह जो है वो नीचे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को गैस के उत्सर्जन की जानकारी और अवक्षेप बनने की जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की
तो यहाँ पे समीकरण को हम लोग किस प्रकार अभिक्रिया में निरूपित करते हैं, इसको हमें देखना है। तो समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं यहाँ पे दे रहा है। तो निम्नांकित समीकरण किस प्रकार अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है NH4NO2 जो प्रक्रिया करके N2 + 2H2 जो है वो बना रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है इसमें ये बताना है। तो पहला वाला जो प्रश्न है इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा ये है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, ये है एल्यूमिनियम नाइट्रेट और ये है नाइट्रोजन और ये हो गया आपका जल। इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो अपघटित हो रहा है, अपघटन अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है AgNO3 यानी कि ये सिल्वर नाइट्रेट है और ये सोडियम क्लोराइड है जो कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला जो है इसमें आप इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो अवक्षेप के रूप में यहाँ पे है। ठीक है, जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा, जो सिल्वर क्लोराइड है इसमें ये अवक्षेप के रूप में, लेकिन आप इसमें इसको अवक्षेपण अभिक्रिया के अलावा उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ये दोनों का उदाहरण है क्योंकि इस अभिक्रिया में आयनों का भी आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो अवक्षेप के रूप में यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है और दूसरा कि उभय विस्थापन भी अभिक्रिया हो रहा है क्योंकि इस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान जो है वो हो रहा है। तो दोनों यहाँ पे अभिक्रिया इसमें हो रहा है दूसरा नंबर में, पहला नंबर जो है वो अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हुए जो हमारा 8 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न संख्या 8 जो है उसका उत्तर संयोजन या इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जो है वो है जिसमें दो या अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, वो परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नया पदार्थ का जो गुण होता है वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। संयोजन अभिक्रिया जो है वो तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच हो सकती है। तो फिलहाल आप इसमें प्रश्न का उत्तर जो है वो इतना ही देंगे और उदाहरण में आप लिख दीजिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच संयोग। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 यहाँ प्रश्न 9 कह रहा है कि आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर जो होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ये कैसे प्रूफ करना है आपको, कैसे आपको दिखाना है कि ये कैसे होगा। तो आइए इसका प्रश्न जो है इस प्रश्न का उत्तर देख। तो ये रहा उस प्रश्न का उत्तर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जब क्या करेंगे कि जब कॉपर जिसको तांबा कहते हैं एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट, तांबा की यानी कि कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डाला जाता है, तब सिल्वर जो है वो कॉपर द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है Cu + 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और जब प्रक्रिया होती है तो सिल्वर कॉपर के द्वारा विस्थापित हो जाता है CuNO3 2 + 2Ag। तो इससे सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। ठीक है, सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है और आपसे प्रश्न में दिया है कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, ये आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो बस जो वर्ड है थोड़ा सा इधर से उधर किया है, बाकी उसका जो पूछने का आशय है, जो मीन्स वो बता रहा है प्रश्न में, वो आपको यही है। तो इसका उत्तर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया के बारे में हमें यहाँ पे डिफाइन उनको करना है, डेफिनेशन देना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये हो जाएगा। और किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग जब होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग, तो C+O2 कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन का
ये देखिए ये कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से निष्कासन होगा। तो आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए किसी यौगिक से यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। Mn2 है मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे कहा है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको गर्म करने पर क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है। तो यहाँ बोला है यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, तो ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ में नहीं है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे निष्कासन हो गया है। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखते हैं अवकरण। तो अवकरण में कह रहा है कि अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जबकि ऑक्सीकरण में क्या हुआ, हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ और ऑक्सीजन का संयोग हुआ। आइए अवकरण का जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का संयोग होने के फलस्वरूप जल बनता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण होने से जल बनता है। ठीक है, दूसरा है क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच संयोग होने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये अवकरण अभिक्रिया है, और इसमें दूसरा कहा है कि ऑक्सीजन का निष्कासन, यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हुआ है इन सब में, लेकिन अब ऑक्सीजन का निष्कासन यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे निष्कासन कह रहा है, यानी कि आप एग्जाम्पल में देखिए दिया है तप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर धातु यानी कॉपर जो है वो धातु, कॉपर धातु जो है वो मुक्त होती है। तो CuO+H2 और अभिक्रिया के बाद Cu जो है वो यहाँ पे रहती है और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त हो रही है, Cu धातु मुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ये देखिए यहाँ पे नहीं है ऑक्सीजन, इसमें CuO का अवकरण होता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया है? तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे है KBr और AQ कोष्ठ में दिया है, यानी कि ये जलीय विलयन है। KBr और Q जो कोष्ठ में AQ दिया है ये आपका जलीय विलयन है, और इसमें है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। ये पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला है। ये हो गया आपका क्लोरीन, जो कि प्रक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनाया है। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में, ये जलीय अवस्था में, जलीय घोल है, ये गैसीय अवस्था में, ये जलीय अवस्था में। तो इसमें विस्थापित हो रहा है। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे जो है वो विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको विस्थापित होने के कारण इसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। और दूसरा जो है Fe, ठीक है, Fe यानी कि ये है आपका लोहा और सल्फर, जो कि क्रिया करके आयरन सल्फाइड बना रहे हैं। तो ये दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन हमें करना है उदाहरण सहित। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ये रहा प्रश्न हमारा 12। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण कहलाती है। पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दिया है एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के बीच होने वाली जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है उसमें सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है। ठीक है, ये जो नीचे बच गया ये अवक्षेप है। उदाहरण जो है ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है। ठीक है, यहाँ पे आपका रासायनिक समीकरण दिया हुआ है NaCl प्लस AgNO3, प्रक्रिया के बाद AgCl और फिर NaNO3 बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना था। तो आई होप आप लोगों को अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
13 नंबर में आप लोगों को ये जो अभिक्रिया दी हुई है इसके लिए संतुलित समीकरण हमें लिखना है। तो पहला वाला जो है हमारा, पहला में है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट जो है इसका फॉर्मूला है यहाँ पे 2KClO3। ठीक है, और गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं, यानी कि ये 2KCl+3O2। ये समीकरण जो है वो संतुलित है। आप यहाँ पे देखिए ये सब 2 हैं, परमाणु की संख्या इनका 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पे O3 है। ठीक है, यानी कि सॉरी 6, 3 नहीं है 6 है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे 2KCl ये सब तो 2 थे, बट जो ऑक्सीजन था वो 6 थे, तो 3 दूनी 6। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये है दूसरा नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न का दूसरा जो प्रश्न पूछा है आपसे उसका समीकरण के थ्रू हमने आपको बता दिया है। संतुलित रासायनिक समीकरण हमने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 और H2O। जल आपसे कहा था कि बनता है, तो जल का H2O। ठीक है, तो ये हो गया 13 नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यही आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, यानी कि ऑक्सीकरण, अवकरण और खाद्य पदार्थों का दूषित होना, इसको आपको डिफाइन करना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो ऑक्सीकरण जो है उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और अवकरण में ठीक उल्टा होता है, उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासित हो जाता है उसमें से, तो वो आपका अवकरण होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में। तो ये है अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती है। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का जो है वो निष्कासन होता है। ठीक है, तीसरा हमारा था भोजन का दूषित होना, तो वो भी जो उत्तर है वो यहीं पे है। देखिए, भोजन के अप्रिय हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनके गंध और स्वाद अप्रिय हो जाते हैं, यानी कि भोजन जो है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देखिए, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन है जिसमें लोहे की कांटी को डाल दिया जाता है। लोहे का टुकड़ा कहिए या लोहे की कांटी है, तो वो भी लोहे का ही एक पदार्थ है। ठीक है, तो लोहे की कांटी को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी जो तांबा होता है उसको वो विस्थापित कर देता है। ये रहा लोहा, ये रहा कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे विस्थापित होने के बाद कॉपर रह गया और ये फेरस सल्फेट बन गया। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कॉपर
सल्फेट के विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और FeSO4 बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोहे की सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है, तो ये हमारा रंग जो है वो बदल जाता है। ये देखिए, लोहा द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर का यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, तो रंग क्यों चेंज होता है ये आपको पता चल गया, क्योंकि वो विस्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, संतुलित समीकरण के रूप में इस अभिक्रिया को लिखना है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड है यहाँ पे, तो बेरियम क्लोराइड का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3BaCl2 घन एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये आपका बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Ba और यहाँ से SO4 इधर आ जाएगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड है यानी कि Al2 यहाँ से 2 लिया जाएगा। ठीक है, 2Al सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, Al फिर Cl और 3। ठीक है, तो ये होगा आपका संतुलित समीकरण इस अभिक्रिया का, बेरियम क्लोराइड 3BaCl2 प्लस Al2SO4 और फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे 3 है यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का है ये, और जो अभिक्रिया के बाद ये बन रहा है वो आपका उसका फॉर्मूला यहाँ पे समीकरण क्या होगा, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, चूंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है और यहाँ बेरियम सल्फेट बन रहा है। ठीक है, तो ये 17 का पहला वाला हो गया। दूसरा है सोडियम और जल, ये आसान है, तो सोडियम का यहाँ पे हो जाएगा 2Na, जल का हो जाएगा 2H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि 2NaOH। ठीक है, और हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2, और ये हो गया हमारा ऊपर साइड तीर का चिन्ह। ठीक है, तो ये हो गया 17 नंबर प्रश्न का उत्तर। आई होप आप लोगों को क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अभी तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो है उसका एक उदाहरण लिखें और गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 18 नंबर प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है, आपसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया जो है, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, तो उसका उदाहरण जो है वो आपसे पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर एक आपसे कार्यकलाप भी जो है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, कार्यकलाप का वर्णन भी कहा है आपसे करने के लिए कि गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करें, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यहाँ पे दिया हुआ है उसका समीकरण। कैल्शियम ऑक्साइड को काला चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, और ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो दूसरा वाला दिया हुआ है वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन हो रहा है, ये भी गर्म करने पर अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस जो है इसमें निकलती है। तो दोनों में से कोई भी आप, ये दूसरा या फिर ये, दोनों में से कोई भी आप इसमें प्रश्न संख्या 18 के आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। अगला है 19 नंबर में, कह रहा है कि एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इन सबको दिखा रहा है कि कैसे आपको क्या उसका उत्तर मिलेगा, ये अभिक्रिया किस प्रकार की, ये सारी चीज़ों का आपको उत्तर देना है। तो आइए इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 19 नंबर प्रश्न का उत्तर। पहला जो आपसे प्रश्न पूछा है, पहला प्रश्न आपसे पूछा है, हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या प्रेक्षण करेंगे।
तो लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह अभिक्रिया उभय विस्थापन अभिक्रिया है। आप यहाँ पे देखिए, इसी में ये नीचे आपका उत्तर दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है 19 में उपर्युक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, तो ये भी यहीं पे दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे समीकरण दिया है, यही समीकरण आपको लिख देना है। तो 19 का 1, 2, 3 तीनों आपका यहीं पे दिया है, आपको यहीं पे ये वाला उत्तर आपको लिख देना है। पहला उत्तर ये होगा कि हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तीसरा उत्तर ये समीकरण लिख देंगे, और दूसरा कि ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर में आपको ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक की पहचान करें। तो ऑक्सीकारक यहाँ पे देखिए Pb3O4, यानी कि यहाँ पे लेड है, इसमें यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट गया है, यहाँ पे हट गया है, तो ये वाला जो है हमारा Pb3O4 यही हमारा ऑक्सीकारक है। इसमें 3Fe है, यहाँ पे O4 है, तो ये आपका ऑक्सीकारक है। यहाँ 2 Mg है और यहाँ पे MgO है, यानी कि Mg में यहाँ पे O आया है, तो यहाँ पे ये जो Mg है हमारा, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी लघुतरीय प्रश्न थे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है, इसके लघुतरीय प्रश्नों में, लघुतरीय जो प्रश्न थे इसमें टोटल 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न का उत्तर हमने आपको आज की वीडियो में दे दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैप्टर का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।